नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आइए दिन की करते हैं शुरुआत। और शुरुआत में जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अभी एग्जाम डेट जो है आपकी आ चुकी है, किसकी? आरओ मेंस की। और ऐसे में आपका अब बहुत शिद्दत के साथ आरओ के एग्जाम मेंस पर लग जाना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो जाता है। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी आरओ मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अब आप अपनी चीजों को बहुत ही शिद्दत के साथ करिए, क्योंकि प्रयास जो है आपका इस बार असफल जो है नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। यह आपके लिए बहुत अहम है कि आपका एक एक दिन, अगर आप मेंस का एग्जाम देने वाले हैं आरओ का, तो एक एक दिन, एक एक मिनट आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए करंट अफेयर्स की क्लास को देखिए या ऐप के माध्यम से जो चीजें दी जा रही हैं आपको वो देखिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए आंसर राइटिंग की। ठीक है, जिसमें एस्से और बाकी चीजें आपकी इंट्रोड्यूस होती हैं। राइट, आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग करते हैं स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ चीजें नहीं है। लेकिन उसके पहले हमने आपसे कल प्रश्न पूछा था कि बताइए पाचकीय तंत्र के जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक यानी कि प्रोड्यूसर कौन है? तो सिंपल सी बात है भैया, इसमें प्रोड्यूसर कौन होगा? ग्रीन प्लांट्स ही तो होंगे। तो ये आपने सही बताया था एग्जैक्टली। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो पहला टॉपिक है क्या है? भारत के पूर्वीय तटीय इलाकों में मछली उद्योग में कार्यरत महिलाओं की दयनीय स्थिति पर चर्चा की गई और उस पर कई सारे रिपोर्ट्स आदि समय समय पर आती रहती हैं, लेकिन चर्चाओं में रहा है तो क्यों ना हम लगे हाथ इस पर देख लेते हैं और इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो भी आप लोग बढ़ सकते हैं। महिलाओं पर वैसे भी कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहा जाता है कि जिस प्रकार से जीडीपी में महिलाओं का योगदान होना चाहिए, हमारे देश की प्रगति में योगदान होना चाहिए, उतना है नहीं। तो इसीलिए महिलाओं की भूमिका हमारे अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बहुत अहम है, लेकिन अभी उस लेवल में है नहीं। और जहां पर महिलाएं कार्यरत हैं वहां पर भी उनको दयनीय स्थिति का सामना देखना पड़ता है। यानी कि जो वर्क कल्चर है और जो जहां पर महिलाएं कार्यरत होती हैं वहां पर भी उनको कई प्रकार की मानसिक और शारीरिक जो है दिक्कतें वहां पर देखने को मिलती हैं। इस पर कई सारी रिपोर्ट्स आती रहती हैं। फिलहाल आज महिलाओं की जो दयनीय स्थिति की बात हो रही है वो कहां पर हो रही है, किस सेक्टर में हो रही है? वो मछली उद्योग में हो रही है बात। इस पर रिपोर्ट आई है। तो ये महिलाएं बहुत कम वेतन पर बिना सुरक्षा उपकरण जैसे कि दस्ताने आदि के बिना घंटों तक काम करती हैं इन इलाकों में। उन्हें नियुक्ति के समय कर्मचारी राज्य बीमा और पीएफ भविष्य निधि जैसे लाभों का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी ने बाद में उन्हें दैनिक मजदूर, डेली जो है वैगर्स के रूप में घोषित कर दिया, जिससे वो सभी लोगों से वंचित हो गई। ये पीएफ जो आप देखते हैं ना, पीएफ, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई साहब। पीएफ आजकल सबको मिलता है, ये रूल हो गया है। जैसे प्राइवेट लिमिटेड कोई कंपनी आ दिया है या कोई नामल है तो वो उसको पीएफ आज दिया जाता है, लेकिन कंपनियां नहीं देती हैं। ये अपने आप पे करप्शन है, अपने आप पे। इस पर भी ध्यान देना की आवश्यकता है। भारत के अनौपचारिक श्रम क्षेत्र, इनफॉर्मल लेबर सेक्टर की असुरक्षा और शोषण को दर्शाता है ये अपने आप में। और भारत में लगभग 11 मिलियन लोग आधुनिक गुलामी की स्थिति में हैं या दुनिया में सबसे क्या है, ज्यादा है अपने आप पे। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ठीक, नीति की घोषणा और उद्देश्य क्या था? तो इसमें सरकार ने श्रम शक्ति नीति 2025 को भविष्य के अनुरूप नीति बताया और जो प्राचीन भारतीय विचारों जैसे मनुस्मृति से प्रेरित है, लेकिन यह नीति वास्तविक श्रमिक समस्याओं को नजरअंदाज करती है अपने आप में। श्रम शक्ति नीति मिशन जो है अपने आप में चर्चाओं में रहा है। इस पर कई प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत सरकार यानी कि जो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा प्रस्तावित नई राष्ट्रीय श्रम नीति है, जिसका उद्देश्य भारत के श्रमिक वर्ग को फ्यूचर रेडी बनाना और सभी को सामाजिक सुरक्षा यानी कि सोशल सिक्योरिटी क्या करना, प्रदान करना है। इस पर श्रम शक्ति नीति पर अलग से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, इसलिए इस नीति को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है, ताकि जो भी महिलाएं आदि कार्यरत हैं इसमें, इस क्षेत्र में जो भी मजदूर आदि जो कार्यरत हैं उनके भविष्य को संवारा जा सके और उनको सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय की जो संकल्पना है उससे उनको साकारित किया जा सके। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य है सभी श्रमिकों के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि ईपीएफओ, ईएसआईएस, पीएमजे और ई श्रम को मिलाकर के एक यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट इसमें बनाया जाए। दूसरा, महिला श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ाना, यानी कि 2030 तक महिला श्रम भागीदारी को 35% तक लाना है। एआई आधारित रोजगार सुविधा को भी बढ़ाना है, यानी कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से एआई ड्राइवन जॉब जो है मैचिंग कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है। सुरक्षित कार्य वातावरण यानी कि 2020 के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड का सख्त पालन और कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटनाएं, जीरो जो भी घटनाएं होती हैं उसको करना है अपने आप में। दूसरा,
हरित और डिजिटल अर्थव्यवस्था पर काम करना है, लेकिन इन सब चीजों के बावजूद जो है कहीं ना कहीं इसकी आलोचनाएं भी होती रहती हैं, यानी कि इसको जो है कहीं ना कहीं इसको अलग तरीके से देखा जाता है अपने आप में, ठीक है। तो इसमें क्या, इसकी आलोचना में क्या है कि जो भी मजदूर होते हैं वो ठेकेदारों के जरिए रखे जाते हैं और बाद में उनका शोषण आदि किया जाता है, जिससे कि वह अस्थायी कर्मचारी नहीं बन पाते हैं, ठीक है। और जो अन्य पीएफ आदि जो अन्य कानूनी जो लाभ होते हैं वो भी उनको नहीं दिए जाते हैं। दरअसल यह नीति संविधान के 14 यानी कि समानता का अधिकार और 16 आर्टिकल 16 यानी कि समान अवसर का अधिकार और 23 बलपूर्वक श्रम का निषेध का उल्लंघन करता है। इसीलिए इसकी क्या की जाती है, आलोचना की जाती है, ठीक। यह एम्प्लॉयर इज यानी नियोक्ताओं की सुविधा के लिए बनाई गई है, ना कि श्रमिकों के हित के लिए अपने आप पे। तो ये पॉइंट आलोचना में आएगा। सामाजिक सुरक्षा खाता यानी कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी अकाउंट नीति में एक सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा खाता का प्रावधान है, जो कि इन सुविधाओं आदि योजनाओं को जोड़ता है। उद्देश्य क्या है, सभी श्रमिकों को स्वास्थ्य, पेंशन, मातृत्व और बीमा जैसी सुविधाएं मिले। साथ ही डिजिटल व्यवस्था में महिलाएं, बुजुर्ग और अशिक्षित लोग जो है क्या रहे, इससे वंचित ना रहें। यह अनुच्छेद 15 भेदभाव निषेध का क्या करता है, उल्लंघन करता है अपने आप पे। इसमें भी इसकी सही तरीके से इसमें मॉनिटरिंग नहीं हो पाती है, तो इसके लिए इसकी आलोचना होती है। सुरक्षा और अगर स्वास्थ्य की बात करते हैं तो नीति में 2020 के ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड की सख्त पालन की बात कही गई है। लक्ष्य क्या है, 2027 तक लगभग शून्य कार्यस्थल मृत्यु अपने आप में, ठीक है। लेकिन निरीक्षकों की कमी, दंड प्रावधानों का अभाव और डिजिटल निगरानी पर निर्भरता इसे अप्रभावी बनाती है। ये सारे काम हैं इसमें, लेकिन इसके बावजूद जो है ये कमियां जो है इसकी आलोचनाओं के लिए जो है बाध्य हो जाती है अपने आप पे। तो ये सारे पॉइंट इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा एआई आधारित रोजगार और भेदभाव का खतरा भी इसमें रहता है अपने आप में। तो ये सारी पॉइंट जो 4 पॉइंट आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये इस नीति की क्या है, आलोचनाएं हैं कि सुविधाएं तो दी गई हैं, लेकिन इसके साथ साथ में कमियां इसमें ज्यादातर हैं। चलिए, महिला श्रमिकों की अगर स्थिति की बात करते हैं तो नीति का लक्ष्य क्या है, 2030 तक महिला श्रम भागीदारी को लगभग 33.7% से बढ़ा करके 35% करना है। इसके लिए सस्ती बाल देखभाल, समान वेतन, लचीले कार्य और प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है, लेकिन आरक्षण, दंड या मातृत्व समर्थन की ठोस व्यवस्था नहीं है, इसलिए आलोचनाओं में आता है। दूसरा, दलित और ग्रामीण महिलाओं की वास्तविक चुनौतियां नीति में अनदेखी की गई हैं, इसीलिए आलोचना में है। इसके अलावा हरित अर्थव्यवस्था और न्यायपूर्ण संक्रमण यानी कि नीति में एआई और हरित प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रीन टेक अपने आप में के जरिए कोयला श्रमिकों को पुनः प्रशिक्षित करने की बात कही गई है। या 13 एसडीजी गोल है, जिसको जलवायु कार्रवाई के नाम से भी जानते हैं, और अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार से क्या हुआ, ये जुड़ा हुआ है। डिजिटल नीति और निष्ठा, इस पर भी ज्यादा फोकस नहीं किया गया है, यानी कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी एवोल्यूशन इंडेक्स नामक डैशबोर्ड के जरिए नीति की निगरानी की बात की गई है, लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के कमजोर क्रियान्वयन से निजता का हनन, जो कि आर्टिकल 19 में आता है, और निगरानी का खतरा इससे बना हुआ है। तो ये 8 पॉइंट आपके जो हैं वो इन आलोचनाओं के अंतर्गत आते हैं इस नीति के। तो इस नीति के बारे में डिटेल्स में आपको जानकारी होनी चाहिए, और इसकी आलोचनाओं पर ही प्रश्न आपके एग्जाम में बन सके, क्योंकि आपके एग्जाम में जो भी कोई पॉलिसी होती है, ठीक है, कोई पॉलिसी, तो ये पॉलिसी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए हरित जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है। अब हरित क्रांति पर आपने अक्सर देखा होगा कि हरित क्रांति के जो है इसकी प्रासंगिकता, ठीक है, इसकी प्रासंगिकता, ठीक है, और प्रासंगिकता के साथ साथ में इसकी आलोचना, ठीक है, इसकी आलोचना पर भी जो है प्रश्न पूछा जाता है आप एग्जाम में। तो ये आपको दोनों पॉइंट क्या करने हैं, याद रखने, ठीक है ना। चलिए, आलोचना तो टिप्पणी पूछी जाती है आपसे एग्जाम में। चलिए, अब इसके ऊपर आपके सामने एक प्रश्न आ गया, अब बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। नंबर 1 पॉइंट, भारत सरकार की श्रम शक्ति नीति 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इस नीति का उद्देश्य सभी श्रमिकों के लिए एकीकृत सामाजिक सुरक्षा खाता बनाना है, ठीक है। नीति में 2030 तक महिला श्रम भागीदारी दर को 35% तक बढ़ाना है, ठीक है। नीति के तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल के माध्यम से रोजगार सुविधा प्रदान की जाएगी। अब बताओ क्या इसमें सही है, क्या आपको सी सही लग रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें दोनों ऑप्शन सेम हो गए हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई एक ऑप्शन आप कर सकते हैं, इसमें कर दीजिए 1 और 2 कर दीजिए, ठीक है। इसमें कोई ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। इसमें उत्तर में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया सी वाला ऑप्शन, ठीक है। अब सी वाले में क्या है, 1 2 3 तीनों है, तो इसमें कर दीजिए आप 1 और 2 कर दीजिए, केवल एक और 2 कर दीजिए। इसमें ऑप्शन चेंज कर दीजिए, केवल 1 और 2 कर दीजिए, ठीक है, बस हो जाएगा।
चलिए, इसरो द्वारा पैराशूट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण परीक्षण भी हाल ही में किया गया है। इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए, चर्चाओं में रहा है। तो इसरो ने गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल, ठीक है, के मुख्य पैराशूट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण परीक्षण भी हाल ही में किया है। 3 नवंबर 2025 को झांसी के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में जो है ये इसका परीक्षण किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? पैराशूट प्रणाली की मजबूती, विश्वसनीयता और सुरक्षा का परीक्षण, ताकि अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी जो है हो सके। भाई अगर पैराशूट अगर सेफ नहीं रहेगा तो हमारे जो अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं उनकी वापसी में ये बड़े बाधक के रूप में रहेगा। इसलिए पैराशूट का सफल परीक्षण करना, उसकी मजबूती को ध्यान में रखना, यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसरो ने इसका भी हाल ही में परीक्षण किया हुआ है। ठीक, चलिए, क्या उद्देश्य है इसका उद्देश्य है इंटीग्रेटेड मेन परचेज एयर ड्रॉप टेस्ट, IMAT श्रृंखला का हिस्सा था, जो गगनयान मिशन के लिए पैराशूट सिस्टम की अंतिम योग्यता जांच है अपने आप पे। ठीक है, इस परीक्षण में इसरो ने एक अत्यधिक परिदृश्य का परीक्षण किया। 2 मुख्य पैराशूटों के डिस रिफिंग डिले, यानी पैराशूट के 2 पूरी तरह खुलने के में देरी की स्थिति को सिस्टम की क्या क्षमता जांची गई कि भैया कभी कभी क्या होता है ना कि इंसान कूदा ऊपर से और पैराशूट नहीं खुला तो क्या कीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये जो है परीक्षण आदि यहां पर किए गए इसरो के द्वारा, ताकि जो भी हमारे अंतरिक्ष यात्री आए उनको कोई दिक्कत ना होने पाए। कई बार पैराशूट से उतरते समय हमारे अंतरिक्ष यात्री मारे जाते हैं, जैसे भी हाल ही में शायद एक घटना अमेरिका में हुई थी, आई थिंक, है ना, याद होगा शायद आपको। चलिए बताइए, हाल ही में किसके द्वारा जो है गगनयान मिशन के लिए जो है ये एक पैराशूट का सिस्टम का परीक्षण किया गया है? तो DRDO के द्वारा, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं, जस्ट हमने बताया आपको इसरो के द्वारा। एक बात ध्यान रखिएगा इसमें आप लोग, एक पॉइंट, कि जितने भी ये हमारी स्पेस एजेंसीज होती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है। जैसे DRDO की अध्यक्षता, इसकी स्थापना वर्ष, ठीक है, इसके कार्य और हाल फिलहाल में इसकी खोजें आदि, मतलब इसकी रिसर्च। इसरो की अध्यक्षता कौन कर रहा है, इसरो के नए नए प्रोग्राम पॉलिसीज अपने आप में, इसकी स्थापना वर्ष, ये सारे पॉइंट। सिर्फ इसी प्रकार से नासा के बारे में, ठीक है, या अलग अलग देशों की जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं, पूछता है आप एग्जाम में कि किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है। तो जो भी नासा हो गया, आपका ड्यूमा हो गया, और अलग अलग जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, उनके लोकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये आप आज ही क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ये आपका टास्क है कि सारे एजेंसी, खासकर जो पड़ोसी हैं आपके, जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इनके एजेंसियों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक, चलिए, GHG एमिशंस, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके इमिशंस को लेकर के, उसके जो है जो पोल्यूशन आदि होता है उसको लेकर के एक रिपोर्ट अभी हाल ही में आई हुई है। तो यानी कि साल 2024 में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की है GHG, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस, जो आपके ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं आपकी, ठीक है, यानी कि पिछले वर्ष की तुलना में उत्सर्जन सबसे ज्यादा बढ़ा है अभी आपका। इसीलिए भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है। किस मामले में? जो आपकी ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं आपकी, ग्रीन हाउस गैस। क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस? आप जानते होंगे डेफिनेटली, मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की आवश्यकता है। ग्रीन हाउस गैसेस ये आपकी दिखाई दे रही होंगी, जैसे अब क्या CS4 हो गया, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, ये सब क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है, जो कि आपके बढ़ते प्रदूषण का एक मुख्य कारक है अपने आप पे, और इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस के माध्यम से जो है क्लाइमेट चेंज आदि होता रहता है। ठीक है, तो ये अब तीसरे नंबर का देश बन गया है। नंबर 1 पर क्या आपका चीन है, फिर अमेरिका है, भारत है, यानी कि तीसरे नंबर का देश ऐसा जो ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन ज्यादा करता है। लेकिन भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन पर कैपिटा जो इमिशन है अभी भी वैश्विक औसत से आधा है अपने आप में, लेकिन ये इस पर हम तीसरे स्थान पर हैं, तो इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा, भारत 3 टन जो है लगभग CO2 इमिशन का जो है इमिशन करता है, यहां पर डेटा दिया गया है। और उत्सर्जन के जो प्रमुख स्रोत हैं कौन कौन से हैं? जैसे फॉसिल ईंधन से 69% आपका जो है निकलता है ग्रीन हाउस गैसेस, जिसमें कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस का जलना है, बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा योगदान करता है इसमें है। उसके बाद उद्योग, परिवहन और ईंधन उत्पादन आता है। फिर मीथेन का 16% इसमें हिस्सा है, जैसे कि कृषि और कचरा प्रबंधन से निकलने वाला गैस मीथेन होती है, आप जानते होंगे। विशेषकर धान की खेती और पशुपालन से मीथेन खूब निकलता है। ठीक है, चलिए, वनों की कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन भी अपने आप में बड़ा जिम्मेदार कारक है इसमें। जंगलों के घटने से कार्बन सिंक कम हुआ है। क्या होता है कार्बन सिंक भाई साहब, बताइए? व्हाट इज कार्बन सिंक? बहुत कार्बन फुटप्रिंट
और कार्बन सिंक बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको नोट कर लो। क्या है कार्बन सिंक? क्या होता है कार्बन सिंक? बताइए, कौन बताएगा बहादुर बच्चा? कार्बन सिंक और कार्बन फुटप्रिंट, क्या ये एक ही है या अंतर है इसमें? कार्बन फुटप्रिंट, ये दोनों पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन सिंक क्या होते हैं, जल्दी से मुझे इसका उत्तर आप लोग बताइए प्लीज। ठीक, भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत की जनसंख्या बहुत बड़ी है, इसलिए कुल उत्सर्जन ऊंचा है। और यहां पर आप जानते हो कि बढ़ता हुआ पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण, बढ़ता हुआ शहरीकरण GHG यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, चलिए बाकी ग्रीन हाउस इंपैक्ट क्या होता है ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है, तो इनके साथ साथ में ग्रीन हाउस इंपैक्ट को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए बाकी वैश्विक संदर्भ की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया के लिए चिंता का विषय है कि 2024 में उत्सर्जन रिकॉर्ड स्तर पहुंच गया है। भारत की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ते उत्सर्जन के बावजूद भारत का क्लाइमेट जस्टिस तर्क यह है कि हमारा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन कम है। ठीक है, भारत अभी भी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सिद्धांत का समर्थन करता है, मतलब कि विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक रूप से अधिक प्रदूषण किया है। सिंपल सी बात है भैया, हम पर काहे थोप रहे हो तुम लोग सब? विकसित तो आप हो गए हैं, आप डेवलप हो गए, आपने GHG का खूब इमिशन किया है, हम तो अभी बेचारे बढ़ रहे हैं आगे, और बढ़ने के साथ साथ अभी भी हम नियंत्रण कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस पर। तो हम पर तुम प्रतिबंध लगाने की बात करते हो, तुमने कांड कर दिया, तुम डेवलप हो गए, अब तुम ज्ञान की बात कर रहे हो, है ना? ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए भारत कहता है कि सबसे पहला कार्य जो है, जो ये डेवलप कंट्रीज हैं, अमेरिका और आपके जर्मनी आदि हैं, ये पहले इस पर काम करें। हम तो सुधार कर ही रहे हैं, तो तुम बढ़ गए आगे, हम बढ़ना चाह रहे हैं, हम उद्योग लगाना चाह रहे हैं, हम परिवहन को बढ़ा रहे हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे हैं, तो तुम कहते हो कि भाई इस पर नियंत्रण करो। लेकिन फिर भी हमने 2070 में जीरो कार्बन इमिशन का लक्ष्य रखा है, हमने फिर भी 2047 में हमने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने की बात कही है, हम फिर भी काम कर रहे हैं, तो यह बात बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए अब आप बताइए, आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि निम्न साल 2024 में भारत ने दुनिया में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की किस चीज में? कृषि उत्पादन में, हरित ऊर्जा में, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में, या फिर मरुभूमि के क्षेत्रफल में? सिंपल सी बात है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में। सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए प्रमुख पहल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ये क्या है भाई साहब? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से MSME, पहली बार निर्यात करने वाले श्रम प्रधान सेक्टरों को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित एक प्रमुख पहल एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को मंजूरी अभी हाल ही में दे दी है। बजट में इसकी चर्चा की गई थी और अभी हाल ही में इसको मंजूरी दे दी गई है। यह मिशन 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक के लिए 25,060 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित संरचना प्रदान करेगा अपने आप पे। ठीक है, इससे निश्चित तौर पर इस सेक्टर में जो क्या होगा, फायदा मिलेगा। बस इस मिशन से निम्नलिखित की अपेक्षा की जाती है। क्या क्या? तो MSME के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच को सुगम बनाना, अनुपालन और प्रमाणन सहायता के लिए माध्यम से निर्यात की तैयारी को बढ़ाना, भारतीय उत्पादों के लिए बाजार पहुंच और दृश्यता में सुधार करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा गैर पारंपरिक जिलों, सेक्टरों से निर्यात को बढ़ावा देना और विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और समृद्ध सेवाओं में रोजगार को बढ़ावा देना। तो ये सारे इसके क्या है, पॉइंट है जो इसके मुख्य उद्देश्यों में से एक आते हैं। ठीक है, चलिए अब इस पर आपके प्रश्न आ जाएगा। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि कौन सा कथन इसमें से सही है। नंबर 1, यह मिशन भारत के निर्यात प्रतिस्पर्धा को सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय बजट 25-26 में घोषित किया गया है। ठीक है, EPM की कुल लागत 25,060 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जो 25-26 से 30-31 तक लागू रहेगा। ठीक है, इसका उद्देश्य केवल बड़ी औद्योगिक इकाइयों को निर्यात सहायता प्रदान करना नहीं भाई साहब, MSME सेक्टर इसमें कॉमन है ना, इसमें MSME कॉमन है। ठीक है, MSME, इट्स नॉट, ये रॉन्ग है। 1 और 2 मुझे सही लग रहा है, यानी कि मुझे लग रहा है कि ए वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है ना। चलिए बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ऋण गारंटी योजना, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर को निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की मंजूरी अभी हाल ही में दे दी है भाई साहब। ठीक, इससे राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा, ताकि पात्र निर्यातकों, जिनमें की MSME भी शामिल है, को 2,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधा
प्रदान की जा सके। तो ये पहल अपने आप में निश्चित तौर पर बेहतर है। ठीक, बाकी आप चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है। निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वित्त वर्ष 24-25 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 21% रहा है, और विदेशी मुद्रा भंडार में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, आप भाई निर्यात नहीं करोगे तो पैसा कहां से आपके पास आएगा। लेकिन अभी हमने विगत कुछ वर्षों में निर्यात ने खासा बढ़ोतरी देखी है अपने आप में, और इससे रोजगार आदि मिलता है अपने आप में। ठीक है, बस चलिए अब इस पर आपके एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न। ठीक है, क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों को पर विचार कीजिए, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना के संबंध में सही है। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ठीक बात है। इसके तहत राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड सदस्य ऋण संस्थानों को 100% ऋण गारंटी कवरेज प्रदान करेगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को 2000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। ठीक है, निर्यात भारतीय जीडीपी का लगभग 21% योगदान करता है तथा एमएसएमई कुल निर्यात का लगभग 45%। आप बताइए कौन सा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होगा। ये सब जगह फैक्चुअल डेटा कितना अच्छा बना के दे दिया आपको। अब इसमें आप कोई गलती करेंगे, नहीं समझेंगे तो आप प्रश्न को गलत करके चले आएंगे। इसका उत्तर क्या होगा, सोचो समझो फिर बताओ। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्या हो जाएगा, डी में क्या है, सभी कथन सही है क्या, ऐसा है क्या, देखो जरा दोबारा से, इसमें क्या हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी कथन सही है। एग्जैक्टली सभी कथन सही हो जाएंगे आपके। चलिए, ग्रीन हाइड्रोजन चर्चाओं में है भाई साहब, ग्रीन हाइड्रोजन, और इस पर प्रश्न आपका अक्सर बनता है ग्रीन हाइड्रोजन पर। तो केंद्र सरकार के अनुसार ग्रीन हाइड्रोजन कम कार्बन और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की दिशा में परिवर्तन को बढ़ावा देते हुए भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति के केंद्र में बना हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और ग्रीन हाइड्रोजन हब के रूप में भारत सरकार अपने आप को बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। दुनिया के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी रिन्यूएबल एनर्जी बेस पर बना नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन घरेलू उत्पादन को बढ़ा रहा है और इनोवेशन को बढ़ावा दे रहा है, और ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के रूप में ग्लोबल मार्केट को ओपन कर रहा है अपने आप पे। तो इस पर सरकार खूब काम कर रही है, और निश्चित तौर पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के मामले में हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं। इससे हमारा जो लक्ष्य 70 का है जो कार्बन एमिशन का, वो निश्चित तौर पर पूरा हो पाएगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा ग्लोबल लीडर हम जो है बन जाएंगे इससे, और अगले 5 वर्षों में 2030 तक इस मिशन को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए लगभग 125 गीगावाट नई रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी और 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की सहायता दी जाएगी। इसमें एनजीएचएम से 2030 तक हर वर्ष लगभग 50 एमटी ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी आने की उम्मीद इससे है भाई साहब। ठीक, चलिए, और इसमें एक बारे में और पॉइंट लिखा गया कि इससे क्या कुछ रोजगार मिलेगा, क्या कुछ चीजें मिलेंगी, तो आप इसको पीडीएफ में आराम से पढ़ लेंगे। पीडीएफ अभी नहीं दी जा रही है, जल्द ही पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब आपके सामने आ गया प्रश्न, ठीक है, कि ये क्या है। भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नंबर 1, यह मिशन भारत को स्वच्छ हाइड्रोजन के क्षेत्र में वैश्विक अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखता है। ठीक है, मिशन के तहत 2030 तक 125 गीगावाट नई नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को जोड़ने का लक्ष्य है। ठीक है, इससे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और रोजगार सृजन की दोनों की उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही लग रहा है इसमें। एक बात ध्यान रखिएगा कि जो जो इसके पॉइंट आप देख पा रहे होंगे ना, ये सारे पॉइंट आप लोग अपने एस्से में, अपने मुख्य परीक्षा में लिखिएगा। इसको ये ऐसे ही नहीं कराया जा रहा भाई साहब, इतना मुझे टाइप करने की कोई आवश्यकता नहीं था, इतना जितना मेहनत करने का, 1-2 पॉइंट यहां पर लिख करके मैं छोड़ देता। लेकिन भाई साहब चूंकि ये प्री प्लस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके एस्से के पर्सपेक्टिव से है, इसलिए ये सारे पॉइंट आप नोट करते रहिए कि क्या डेटा है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के मामले में, ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में। ये बहुत महत्वपूर्ण डेटा है। अब अगर आ गया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर आपकी टिप्पणी, तो ये पूरा एक उत्तर है आपका पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा उत्तर है अपने आप में, लिख के क्या चले आइएगा। लेकिन आप खाली फैक्चुअल डेटा पढ़ेंगे तो आपके लिए समस्या है अपने आप में। ये सारी बातें आपको विशेष तौर पर ध्यान देनी है। मैंने इसको नहीं डाला हुआ है आपको, ठीक है, कि क्या कुछ इससे फायदा होने वाला है। चलिए, सभी कथन सही है इसमें से, यानी कि डी इज द राइट आंसर। इसके 4 के 4 3 के तीनों पॉइंट क्या है इसमें सही है। ठीक है, चलिए, कालचक्र अभिषेक अभी हाल ही में इसका जो है उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। भूटान की यात्रा पर रहे हैं, आप जानते होंगे 11 नवंबर को कालचक्र अभिषेक का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। क्या है कालचक्र अभिषेक? बौद्ध धर्म में इसका विशेष स्थान है, आप जानते होंगे, ठीक है। और कालचक्र अभिषेक धर्म जो है विशेष रूप से जो तिब्बती बौद्ध परंपरा है इससे जुड़ा हुआ है। ये
ठीक है, आप जानते होंगे कि बौद्ध धर्म शांति और सुरक्षा और समरसता की बात करता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में बौद्ध धर्म को लेकर के कई सारी चीजें सामने आई हुई हैं। इसमें कई सारे लोग बौद्ध धर्म के आड़ में जो है लोगों के धर्म परिवर्तन कराने से लेकर के अलग अलग गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं। ये बौद्ध धर्म की साख और उसकी महत्ता को और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को क्या करता है, ये डाउन करता है। आप जानते हो कि बौद्ध धर्म के मोस्टली सिद्धांत, चाहे चार सत्य की बात हो चाहे अन्य की बात हो, वो सब हमारे वैदिक परंपराओं का तो हिस्सा हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के कुछ लोग जो अलग अलग प्रकार से जिसका फायदा उठा करके समाज में एक वैमनस्यता फैलाने का कार्य कर रहे हैं, ये इस पर एक बड़ी जो है चीजें इस पर नजर रखनी चाहिए, है ना। क्योंकि बौद्ध धर्म अपने आप में बहुत महान धर्म है, अपने आप में विशाल है, जो कि समरसता, सत्यता और अहिंसा की बात करता है, लेकिन इसके आड़ में कुछ लोग जो है इस धर्म के आड़ के पीछे जो है अपनी साख को बनाने के लिए और अपनी चीजों को जो है अलग प्रकार से करने के लिए गलत ठहरा रहे हैं, चीजों को फैला और दूसरे धर्म की चीजों को गलत ठहरा रहे हैं। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। मुझे लग रहा है इस पर सरकार को फोकस करना चाहिए। इससे समाज में सांप्रदायिकता और धार्मिक उन्माद जैसी चीजें सामने आती हैं और जातिवादिता फैलती है। इस पर कंट्रोल करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। बौद्ध धर्म के अनुयायी निश्चित तौर पर बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं और सत्य का एक परचम लहरा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसकी आड़ में एक गलत कदम उठा रहे हैं अपने आप पे। इस पर मुझे लगता है कि जोर देना चाहिए विशेष तौर पर, है ना। कालचक्र अभिषेक बौद्ध धर्म से जुड़ा एक महान धार्मिक और आध्यात्मिक अनुष्ठान है और क्या कुछ इसमें चीजें करी जा रही हैं, आइए देखते हैं। कालचक्र शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है समय का चक्र है, या बुद्ध द्वारा सिखाए गए एक गूढ़ तंत्र है जिसमें आंतरिक शांति, विश्व शांति और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश क्या है, निहित है अपने आप में। अभिषेक का अर्थ है दीक्षा या पवित्र अनुष्ठान, ठीक है, इसलिए कालचक्र अभिषेक का अर्थ हुआ कालचक्र तंत्र की दीक्षा या समय के चक्र से संबंधित पवित्र दीक्षा अनुष्ठान अपने आप में, ठीक है। क्या इसमें विशेषताएं होती हैं? इसे दलाई लामा या उच्च तिब्बती लामा द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में शांति, क्या विश्व में शांति, करुणा और सद्भाव फैलाना है अपने आप में। लेकिन बात जो मैं अभी कह रहा था कि कुछ लोग इसकी आड़ में इस शब्द को भूल जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? जो लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वो इस चीज को भूल जा रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। और ये सिर्फ न सिर्फ बौद्ध धर्म में, बल्कि चाहे बात हिंदू धर्म की हो चाहे बात मुस्लिम धर्म की हो, उसमें लोग भटक रहे हैं अपने आप पे। इसलिए हमें हमारे धर्म के मूल सिद्धांत को पकड़ के आगे चलने का प्रयास करना चाहिए और महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों को आगे ले जाना चाहिए, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, वात्सल्य की बात की गई है ना। ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें मंडल की रचना की जाती है जो ब्रह्मांड का प्रतीकात्मक चित्रण है और यह अनुष्ठान कई दिनों तक चलता है और इसमें ध्यान, मंत्रोच्चारण की दिशा जो है दीक्षा या शिक्षा दी जाती है। तो ये अच्छा अपने आप में एक महोत्सव है, ठीक है। चलिए, महत्व क्या है? कालचक्र अभिषेक केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैश्विक शांति और एकता का प्रतीक माना जाता है। इसमें भाग लेने वाले श्रद्धालु या संकल्प लेते हैं कि वे अपने भीतर और संसार में संतुलन और शांति स्थापित करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, वेदों में क्या कहा गया, ओम देव शांति, अंतरिक्षगम शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोषधया शांति, वनस्पतया शांति, विश्वदेवा शांति। सुना ही नहीं सुना है आपसे? हम हर एक चीज शांति की बात करते हैं, इसीलिए भारत को महान कहा गया है, विश्वगुरु कहा गया है ना। हम शांति, अहिंसा, परोपकार, करुणा, दया, पारदर्शिता, इन सब की बात करते हैं। ये सारे नैतिक मूल्य हमारे वैदिक धर्मों में निहित हैं और इन्हीं से निकला बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म इस शांति की स्थापना के लिए लगातार कार्य कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इसकी आड़ में गलत कार्य कर रहे हैं। इस पर रोक लगानी चाहिए, है ना। ध्यान देना चाहिए। यही काम मुस्लिम धर्म में भी हो रहा है और यही काम सेम हिंदू धर्म में भी हो रहा है। ये बहुत गलत चीज है कि जहां पर भी कुछ लोग इस पर जो है इस लीग से हटके काम करें, उन पर तुरंत रोक लगाना चाहिए, ताकि हमारी संस्कृति और धार्मिक जो चीजें हमारी हैं वो बची रह सके, है ना। नहीं तो लोगों में गलत संदेश जाता है किसी भी धर्म के प्रति, है ना। चलिए, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिक्कत क्या होती है ना कि हम अपने धर्मों को और शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, अब संस्कृत नहीं आएगी तो वेद कैसे पढ़िएगा बॉस, ठीक है। हिंदी में जो उसका रूपांतरण आप उसको भी नहीं पढ़ते हैं, तो क्या कीजिएगा बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालचक्र अभिषेक के संबंध में सही है? नंबर 1 पॉइंट, यह एक बौद्ध धार्मिक अनुष्ठान है जो मुख्य रूप से तिब्बती बौद्ध परंपरा से संबंधित है, ठीक बात है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और करुणा का प्रसार करना है, ठीक बात है। इस अनुष्ठान का नेतृत्व आमतौर पर दलाई लामा या अन्य उच्च लामा करते हैं, ठीक बात है। मुझे लग रहा है सारे कथन इसमें सही लग रहे हैं, 1, 2 और 3 सभी सही लग रहे हैं। इसमें डी कथन मुझे लग रहा है सही होगा इसमें, है ना। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। चलिए
अब आपके सामने प्रश्न आ गया कि भारतीय संसद में क्या शामिल होता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा लोक तथा लोकसभा और उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत कॉमन सा प्रश्न है और अक्सर इसमें आप गलती करके चले जाते हैं, इसलिए आपको ये पॉइंट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बताइएगा इसका एग्जैक्टली उत्तर क्या होगा। बाकी इसके अलावा आपके लिए एक प्रश्न है कि जैव संचयन, जिसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, और जैव आवर्धन यानी कि बायो जो है मैग्निफिकेशन में क्या अंतर है, यानी कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। ठीक है, अब कल हमने प्रश्न पूछा था कि सहकारी संघवाद से आप क्या समझते हैं, जिसको हम लोग कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के नाम से भी जानते हैं। सहकारी संघवाद दरअसल केंद्र और राज्य जो होते हैं, यानी कि जो सेंट्रल CENTRAL सेंट्रल एंड जो स्टेट होता है, स्टेट गवर्नमेंट, इनमें दोनों में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, सामंजस्यता होनी चाहिए। स्टेट और सेंट्रल को मिलकर के काम करना चाहिए, तब जाकर के हम जो है एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर पाएंगे। डिस्प्यूट कुछ नहीं होना चाहिए कि सेंटर कुछ अलग करे और स्टेट कुछ और करे। दोनों में योजनाओं को बनाने में, उसको लागू करने में और बाकी सभी चीजों में तारतम्यता होनी चाहिए। इसी को केंद्र राज्य संबंध के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। सहकारी संघवाद इसी को हम कहते हैं एक तरीके से, यानी कि भारत एक संघीय शासन प्रणाली है वाला देश है, जहां शासन की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, विभाजित हैं। परंतु भारतीय संघवाद केवल शक्ति विभाजन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सहयोग और साझेदारी की भावना भी निहित है अपने आप में। यानी कि जो कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य परस्पर सामंजस्य और सहयोग से राष्ट्र की प्रगति में क्या करते हैं, योगदान देते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग, विश्वास और साझेदारी का वह संबंध जिसके माध्यम से दोनों मिलकर के नीतियों का निर्माण, संसाधनों का उपयोग और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, सहकारी संघवाद, या फिर इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इसको बोलते हैं। आपके यूपीएससी के एग्जाम में, आपके पीसीएस के एग्जाम में यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, सहकारी संघवाद, इसलिए हैंड टू हैंड इसको क्या करिए, आप रेडी कर लीजिएगा। भाई साहब चैट आइए मत, इधर उधर मत देखिए, नोट कर लीजिए प्लीज, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप अगर एक एक चीजों को नोट करते चले गए और बड़े खूबसूरत तरीके से इंट्रोडक्शन दिया गया है, फिर मुख्य भाग में क्या लिखेंगे आप, वो लिखा गया है, इसके मेन एलिमेंट्स इसके क्या हैं, नीतिगत साझेदारी आदि क्या होती है, ये पॉइंट सारे यहां पर लिखा गया है। इसको एक एक करके आप पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा और आगे आप बढ़ते चले जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने सेगमेंट है। फिर उदाहरण के लिए कि कैसे कैसे क्या काम हो रहा है, जैसे कि जीएसटी है आपका, तो वस्तु एवं सेवा कर का साझा ढांचा, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी सम्मिलित है, सिर्फ सेंटर के पास पावर नहीं है इसमें। नीति आयोग का गठन, जिसने योजना आयोग की जगह लेकर के राज्यों की भूमिका को सशक्त किया अपने आप में। केंद्र राज्य परिषद जैसे मंचों के माध्यम से नीतिगत संवाद को बढ़ावा दिया जाता है अपने आप पे। तो ये अपने आप में कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म के एग्जांपल है अपने आप में, किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात करती है। ठीक है, चलिए, महत्व तो क्या है इसके, इससे वह राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाता है। अगर सेंटर और स्टेट लड़ने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म दरअसल हमारी एकता और अखंडता को क्या करता है, सशक्त करता है, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करता है और संविधान के अनुच्छेद 1 की भावना, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, को वास्तविक रूप देता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट इसमें है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, बस बाकी कंक्लूजन, निष्कर्ष में सिंपल सी बात है कि सहकारी संघवाद भारत के संविधान की आत्मा है, जो केंद्र और राज्यों के बीच विश्वास, साझेदारी और सहभागिता को बढ़ावा देता है। आज जब भारत विकसित भारत यानी कि 2047 के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, तब सहकारी संघवाद की भावना और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। हमने लक्ष्य रखा है 2047 में डेवलप भारत बनाने का, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सेंट्रल और स्टेट मिलकर के काम करें, यानी कि कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म की जो संकल्पना है, यह साकार तभी होगी जब हम सभी चीजों को सुचारू रूप से करेंगे, और तभी जाकर के हम 2047 में विकसित राष्ट्र बन पाएंगे। तो ये कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म अपने आप में प्रासंगिक बहुत हो जाता है इस मामले में। ठीक है, यह वही माध्यम है जिसके द्वारा भारत एक सशक्त, समावेशी और संतुलित राष्ट्र के रूप में उभर सकता है अपने आप पे। यही एक रास्ता है, कौन सा, कॉर्पोरेटिव फेडरलिज्म, सहकारी संघवाद। ठीक है, इस पर आपके एग्जाम में, मुख्य परीक्षा में, निबंध में, इंटरव्यू में और प्री में प्रश्न पूछा जाता है आपके। ठीक है, तो ये हो गया कल के प्रश्न का उत्तर। बाकी आज जो मैंने प्रश्न आपसे पूछा है, इस प्रश्न का उत्तर भी आप लिख सकते हैं, और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, ठीक है, 8604440921 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसी नंबर के माध्यम से आप जो डिकोड पर जो अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं उसकी जानकारी भी सेम इसी नंबर पे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का हमारा वीडियो। बाकी हम लोग मिलेंगे कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए,
मुस्कुराते रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका है एंड थैंक यू सो मच। ये इंग्लिश में भी दिया गया है, आप चाहे तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ऑल द बेस्ट है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, ठंडी आ गई है, स्वेटर जैकेट आदि पहनते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़े। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।